नमस्कार, वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और 7,000 एएनएम वर्कर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया है और नियुक्ति पत्र वितरण मिशन रोजगार का हिस्सा है। सीएम ने इस बात का जिक्र किया। चयन की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। और चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं है। अनैतिक गतिविधियों को सख्ती से रोका गया है। अब चयन के लिए कोई सिफारिश नहीं होती। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था। आज उसमें काफी सुधार हुआ है। एनीमिया को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये बहुत सारे मामलों में तो नेशनल एवरेज और नेशनल एवरेज से भी अच्छा उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के सहारनपुर तक मस्तिष्क ज्वर प्रतिवर्ष हजारों बच्चों को निकल जाता था। 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक का समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी, देवीपाटन कमिश्नरी से लेकर के लखीमपुर खीरी होते हुए, पीलीभीत होते हुए सहारनपुर तक के पूरा क्षेत्र जितना था, हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। 1200 से 1500 की मौतें होती थीं और कोई पुरसा हाल नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, अंतर विभागीय समन्वय से सभी विभागों ने बेहतर समन्वय से जो प्रयास प्रारंभ किए, आज परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस, जिसको लोग कहते थे कि ये कभी समाप्त नहीं होगी, आज हम लोगों ने इसको पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। केवल उन्मूलन के लिए 1-2 वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश यह घोषित कर देगा कि इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने उन्मूलन कर दिया है। एक मॉडल होगा ये देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली के सलोन विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने छतो ब्लॉक के बेहुआ गांव से लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान लोगों की यहां पे भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने अपनी समस्याएं जो थी वो मंत्री के सामने रखी। उन्होंने कुछ समस्याओं का समाधान भी किया और कुछ का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। तो सलोन विधानसभा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इससे पहले भी वो कई बार अपने लोकसभा क्षेत्र में वो जा चुकी हैं और यहाँ पे अलग अलग लोगों से, अलग अलग इलाकों में जाके उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। और लखनऊ में यूपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा भी विभिन्न अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के लोगों के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। प्रदेश के सभी 17 नगर निगम में ओबीसी का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। 17 महानगरों में रखने वाले हैं। दूसरा बड़ा अभियान ओबीसी मोर्चा महानगरों के अतिरिक्त बाकी सभी जिलों में ओबीसी समाज के बड़े सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें पिछड़े वर्गों के अलग अलग समाजों के संभ्रांत और सक्रिय लोगों को एकत्रित करके सरकार के द्वारा पिछड़ों के हक में किए गए कामों के बारे में जानकारी देगा। यानी पहला अभियान धन्यवाद मोदी सम्मेलन
और दूसरा अभियान अन्य पिछड़ा वर्ग जिला सम्मेलन, ये सभी जनपदों में किए जाने निश्चित। और लखनऊ से खबर है, जहां जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है और शूटर विजय ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। आरोपी विजय यादव ने कई बार बयान बदले हैं और विजय ने अशरफ से मुलाकात का जिक्र किया है। अशरफ ने जीवा की हत्या की सुपारी दी थी और अशरफ के भाई को जीवा परेशान करता था। काठमांडू में दोनों की मुलाकात हुई थी। अशरफ के दोस्त ने ही वकील की ड्रेस उपलब्ध उसको कराई थी। तो अशरफ के भाई को परेशान करता था जीवा, और पुलिस जीवा को किसने और क्यों मरवाया, यह सवाल जब पूछा गया तो आरोपी विजय ने इस पर कई राज उगले और विजय ने कहा कि अशरफ ने कहा था कि उसके भाई को जेल में जीवा परेशान करता था, मार दो 20 लाख रुपए देंगे, ये उसने कहा। फिर पुलिस ने पूछा कि कहां मिले थे अशरफ से, किसने मुलाकात कराई थी, तो उसका जवाब था विजय का, जो शूटर था, जो हमलावर था, कि अशरफ से एक दोस्त ने काठमांडू में बुलाया था, 2 दिन वहां रुका था। और पुलिस ने भी पूछा कि असला किससे मिला, यानी कहां से तुम्हारे तक पहुंचा, कैसे तुम्हें मिला। तो जो हमलावर है उसने जवाब दिया कि अशरफ के एक दोस्त ने मुझे यह हथियार मुहैया कराया था। तो जीवा को कभी देखा नहीं था तो पहचाना कैसे, पुलिस ने सवाल पूछा और विजय ने जवाब दिया कि अशरफ के आदमी ने ही वकील की ड्रेस दी, वो ही कोर्ट तक लाया। तो ये सवाल और ये जवाब, और इन जवाबों में कई खुलासे हैं। तो पुलिस ने पूछा कि कोर्ट के अंदर कैसे गए, ये सवाल पूछा गया। इसका जवाब मिला कि हथियार देने वाले आदमी ने ही अंदर पहुंचाया और जीवा को दिखाया। तो इसके अलावा, यानी इसके अलावा साथ में कोई और भी था क्या, यह पूछा गया। तो उसने कहा नहीं। और कितने असला थे तुम्हारे पास, पुलिस की तरफ से सवाल उठाया गया। विजय उसने कहा कि जो था वो हत्या के बाद पुलिस ने छीन लिया, यानी एक ही हथियार था। और घर वाले तो कहते हैं कि तुम काठमांडू कभी गए नहीं, पुलिस ने कहा। और जवाब ये था कि उन्हें क्या पता हम कहां जाते हैं कहां नहीं जाते। तो कितने रुपए मिले थे एडवांस में, पुलिस की तरफ से पूछा गया और जवाब था कि अभी सिर्फ 5,000 रुपए ही मिले थे। तो लखनऊ कब आए, ये पुलिस का सवाल था और जवाब यह था कि जून में ही लखनऊ आया था, यानी इसी महीने। तो आरोपी विजय ने कई राज उगले हैं पुलिस पूछताछ में। और पुलिस का सवाल यह था कि घर वाले तो कह रहे थे कि 11 मई को गांव से गए। तो विजय ने कहा हां सही कह रहे हैं। और जीवा को किसने और क्यों मरवाया, तो यह जवाब दिया कि अशरफ ने कहा था कि उसके भाई को जेल में जीवा ने परेशान किया था। और पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। सुपारी का जिक्र इसमें किया गया कि अशरफ नाम के एक शख्स ने इसे सुपारी दी थी। कोर्ट परिसर के भीतर हत्या हुई थी और अशरफ के दोस्त ने ही वकील की ड्रेस दी थी। ये खुलासा हुआ है जीवा हत्याकांड से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां जीवा के निजी सुरक्षा काफिले में शामिल करीबी ने मुखबरी की और अपनी भी सिक्योरिटी लेकर पेशी पर आता था संजीव जीवा। तो जेल से निकलते ही लग्जरी गाड़ियों का काफिला शामिल होता था उसके साथ। और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के 5 करीबी संदेह के घेरे में है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, हत्या की साजिश जौनपुर के एक समारोह में रचे जाने की आशंका है और आरोपी जौनपुर निवासी विजय मुंबई में नौकरी करता था। तो फोन पर बातचीत के बाद जौनपुर वापस लौटा था आरोपी, हमलावर है। और 11 मई को समारोह में शामिल होने के बाद फोन बंद कर दिया था। और नीलेश इस पे ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। नीलेश, जीवा हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि उसी के करीबी ने मुखबरी की थी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लखनऊ के सिविल कोर्ट में संजीव जीवा की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे साफ होता है कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में मुखबरी जरूर की गई थी। बिना मुखबरी के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना इम्पॉसिबल था।
हालांकि अभी तक जो पड़ताल हुई है उसमें सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि संजीव जीवा का जो करीबी था, जो प्राइवेट सिक्योरिटी में उनके साथ चल रहा था, वहीं कहीं उन्हीं में से किसी एक ने मुखबरी की है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे प्रकरण पर जांच पड़ताल कर रही है और 5 बजे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ के उपेंद्र अग्रवाल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आगे की जानकारी देंगे कि पुलिस की पड़ताल में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संजीव जीवा जिस तरीके से 11 मई को एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, उसके बाद से उसका जो माफ कीजिएगा विनय जो 11 मई को एक कार्यक्रम में शामिल हुआ, उसके बाद से उसका लगातार मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और बताया ये भी जाता कि एक कॉल पर वो मुंबई में था, एक कॉल से ही वो मुंबई से वापस जौनपुर आता है, कार्यक्रम में शिरकत करता है, उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। इसी दौरान वो बहराइच भी जाता है, बहराइच में कुछ लोगों से मुलाकात करता है और नेपाल में भी कुछ लोगों से उसने मुलाकात की, जिसमें अगर हम बात करें अशरफ की तो अशरफ से काठमांडू में मुलाकात हुई थी और 2 दिन तक काठमांडू में रुकने का भी दावा किया जाता है। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं, तमाम पहेलियां हैं, तमाम कड़ियां हैं जिसको पुलिस जोड़ने का काम कर रही है, जिनको सॉल्व करने का काम कर रही है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में आखिर कौन वो व्यक्ति है जिसने इस तरीके की मुखबरी की, या फिर इस पूरे प्रकरण में वो विनय का जो है विजय का साथी था। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर इस तरीके से हत्या करना अपने आप में बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि खानापूर्ति के लिए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और आगे आने वाले समय में और भी पुलिसकर्मियों के ऊपर गाज गिर सकती है। एसआईटी का भी गठन किया गया है, एसआईटी को भी 7 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। अब एसआईटी भी कल भी एसआईटी ने सीन रिक्रिएट किया था। उसके पहले जिस दिन हत्याकांड हुआ उसकी अगर उस दिन की बात करें तो रात करीब 1 बजे एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, घटनास्थल का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के बाद ही ये तमाम साक्ष्य जुटाए थे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो विजय है उसके तार नेपाल से जुड़ रहे हैं, बहराइच से जुड़ रहे हैं, जौनपुर से जुड़ रहे हैं, तो उन तमाम जगहों पर जो लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो इस पूरे घटनाकांड में शामिल हो सकते हैं। खास तौर पर अगर हम नेपाल की बात करें जहां पर अशरफ है और अशरफ का भाई उसी जेल में बंद था जिस जेल में संजीव जीवा बंद है, तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं अशरफ के भाई को संजीव जीवा धमका तो नहीं रहा था, उसी के चलते 20 लाख रुपए की सुपारी देकर इसकी हत्या कराई गई। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि घटनाकांड से पहले ही जो विजय है उसको रिवॉल्वर मुहैया कराई गई थी और 5,000 रुपए कैश भी मुहैया कराया गया था, बाकी पैसा घटनाकांड के बाद उपलब्ध कराया जाना था। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जब आरोपी विजय की जब रिमांड पुलिस लेगी तो उसमें तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि अभी तक जो पुलिस ने पूछताछ की है उसमें विजय ने अपने जो बयान है वो अलग अलग बदले हैं, अलग अलग बयान दिए हैं। उसमें ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं विनय कुछ छुपाना चाहता है। हालांकि वकीलों की पिटाई के बाद से विनय की हालत खराब थी, जिसके बाद ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया था और कल देर रात डॉक्टरों की निगरानी में उसको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे जेल ले जाया गया है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इसमें पश्चिमी यूपी के जो बड़े माफिया हैं उनके भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया जिसकी एक कारतूस की कीमत 1500 से 2000 है और वो रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश के बाहर अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा में जो शौकिया लोग हैं, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो शौकिया तौर पे उस रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं। हालांकि उस रिवॉल्वर की कीमत की अगर बात की जाए तो 5 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में वो इतना महंगा रिवॉल्वर और इतनी महंगी कारतूसें आरोपी के पास से कहां किसने मुहैया कराई और कहां से आई। हालांकि पुलिस अभिरक्षा की अगर हम बात करें तो पुलिस अभिरक्षा में 54 दिन के अंदर ये तीसरी मौत है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा इस पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ सफाई दी जाती है और पूरे घटनाकांड के पीछे कौन मास्टरमाइंड छिपा हुआ है। लेकिन नीलेश, इसमें अशरफ का जिक्र हुआ है कि अशरफ ने सुपारी दी थी, उसने ही ड्रेस मुहैया कराई, पैसे उसने इसको दिए, सुपारी दी थी। अशरफ की कड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। ये अशरफ के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये कौन है? अशरफ की अगर बात करें तो अशरफ भी पुराना माफिया रहा है और उत्तर प्रदेश से वो भगौड़ा है। ऐसे स्थिति में उसकी अगर बात की जाए तो वो नेपाल में रहकर अपना गैंग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित कर रहा है। अशरफ का भाई जो कि कई संगीन धाराओं में लखनऊ के जेल में बंद है, जहां पर जो संजीव जीवा है उसको बंद किया गया था। तो इसमें ये सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि संजीव जीवा अशरफ के भाई को जेल के अंदर धमका रहा था, पैसे की डिमांड कर रहा था। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि कहीं अशरफ ने 20 लाख रुपए देकर
जो आरोपी है उसको तैयार किया, उसके बाद जो है संजीव जीवा को मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी वारदात के पीछे क्या सिर्फ एक व्यक्ति ही इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता था या प्लान बी भी तैयार किया गया था? पुलिस इस पर भी पड़ताल कर रही है, एसआईटी की टीमें इस पर भी जांच कर रही हैं। हालांकि अशरफ का जब नाम निकलकर सामने आया है तो बताया जा रहा है कि आरोपी जो विजय है वो कुछ दिन पहले ही नेपाल गया था। नेपाल में उसने अशरफ से मुलाकात की थी और 2 दिनों तक नेपाल में ही रहा था और काठमांडू में ही दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच ये डील हुई थी कि वो संजीव जीवा की हत्या करेगा और हत्या के बदले उसको बड़ा और मोटी रकम दी जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाकांड में कितनी सच्चाई है, अशरफ का इसमें क्या कुछ रोल है। क्या अशरफ का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो नेपाल में बैठकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपना गैंग संचालित कर रहा है? जेलों के अंदर से जानकारी अशरफ के पास कैसे जा रही थी, उन तमाम चीजों पर पुलिस और एसआईटी की टीमें जांच कर रही हैं। जिनके जवाब तलाशने होंगे पुलिस को। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीतापुर से खबर है जहां समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है और कल प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को वो ट्रेनिंग देंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। पहले दिन शिविर में शिवपाल यादव ने शिरकत की और शिवपाल यादव ने बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। बीजेपी को शिवपाल यादव ने असुरों की पार्टी बता दिया। तो नैमिषारण्य की धरती असुरों के संग्राम के लिए जाने जाती है, यह उन्होंने कहा। शिविर में असुरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपा कार्यकर्ता असुरों का संहार करने का काम करेंगे, शिवपाल यादव ने कहा। तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सभाएं और सम्मेलन किए जा रहे हैं। नैमिषारण्य धाम एक है, यहाँ तो पवित्र धाम है ही, और जब लोग चारों धाम करके यहाँ पर आते हैं, बिना यात्रा अधूरी रहती है यहाँ जब तक पूरा नहीं कर दिया जाता है। और ये सही है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का किया है तो निश्चित असुरों का भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। वही लोग इस बात को कहेंगे जब हम यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हमने लखीमपुर में किया है और जब यहाँ से निकलेंगे, जब यहाँ से शाहजहाँपुर, बरेली से मुजफ्फरनगर और इस तरीके से हम जाएंगे, तब कहेंगे कि अल्पसंख्यक गाँव। तो समाजवादी पार्टी भी अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। सभाएं, सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर किए जा रहे हैं, उसमें रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं कि कैसे बीजेपी को चुनौती देनी है। हिमांशु पुरी संवाददाता हमारे सीतापुर से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, 2 दिन का ये शिविर, इसमें क्या संदेश देने की कोशिश है पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज सीतापुर के नैमिषारण्य से जो शिविर शुरू किया है वो 2 दिन का है, यानी कल शाम तक ये रहेगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी खुद अखिलेश यादव लखीमपुर में 2 दिन के दौरे पर थे। यही नैमिष की धरती पर जिस वक्त एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, आज के दिन के बाद शिवपाल यादव जो सपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जब वो नैमिष में आए हैं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है तो जाहिर सी बात है असुरों का नाश होगा। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ एक बड़ा बयान है। यही नहीं, शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, जिसके लिए पूरी तरीके से योगी सरकार, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। तो ये दोनों बयान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी और मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ है, जिनको काफी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव है। लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति बनाई जा रही है। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना क्रॉसिंग इलाके में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में लड़की लड़कों पर कुर्सी से हमला कर रही है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान पहले बहस हुई, फिर बवाल हुआ। छात्र छात्राओं के 2 गुटों में कहासुनी के बाद यहां कुर्सीबाजी हुई, मारपीट हुई और वीडियो इसका सामने आया। क्रॉसिंग क्षेत्र के अजनारा मार्केट का यह वीडियो बताया जा रहा है और पुलिस थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
खबर एटा से है, जहां जवाहर तापीय परियोजना में बड़ा हादसा हुआ है और गार्डर समेत मजदूर 50 फीट नीचे गिरा। हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया है। मजदूर को डॉक्टर ने हायर सेंटर यहां से रेफर कर दिया और एनएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह मजदूर घायल हुआ। तो बिना सेफ्टी बेल्ट 50 फीट ऊंचाई पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। मलावन जवाहर तापीय परियोजना का यह मामला है और एक मजदूर यहां गिरा जो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से उसे हायर सेंटर फिलहाल रेफर कर दिया गया। हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही। तो मलावन जवाहर तापीय परियोजना का यह मामला, जहां पर जवाहर तापीय परियोजना में यह हादसा हुआ, एक मजदूर गिरा और गार्डर समेत मजदूर 50 फीट नीचे जा गिरा, जिसकी हालत गंभीर है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया और मजदूर को डॉक्टर ने हायर सेंटर यहां से रेफर कर दिया है प्राथमिक उपचार देने के बाद, चूंकि हालत गंभीर है। एनएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में घायल मजदूर काम करता था। और अगली खबर मेरठ से है, जहां ट्रैक्टर स्टंट हादसे में चालक की मौत हो गई और स्टंट करते समय ट्रैक्टर पलट गया था और ट्रैक्टर से स्टंट करते वीडियो भी वायरल हो रहा है। 4 दिन पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो और कंपनी की तरफ से यह आयोजन कराया जा रहा था। तस्वीर कितनी खौफनाक, ये वीडियो कितना खौफनाक। स्टंटबाजी करते हुए ट्रैक्टर पलटा और उसमें जो चालक घायल हुआ था उसकी मौत हो गई। किठोर के गांव कायस्थ बड्डा का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो ये खौफनाक हादसा जहां स्टंटबाजी करते हुआ, तो ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था और 4 दिन पुराना ये वीडियो है। ये जो शख्स जो स्टंटबाजी कर रहा था वो घायल हुआ था, उसकी इस हादसे में मौत हो गई। तो ट्रैक्टर से स्टंट करते समय ये ट्रैक्टर पलट गया था और इसकी चपेट में जो स्टंटबाज जो चालक है वो आया था। 4 दिन पहले यह हादसा हुआ था। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां पे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लेकिन कैसे यहां पे, क्योंकि जान से खिलवाड़ खुद ही किया जा रहा है और फिर जब जान से खिलवाड़ किया जाता है तो वो कितनी भारी पड़ सकती है, ये खबर, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। क्योंकि आमतौर पे कहीं पे बाइक स्टंट, कहीं पे कार स्टंट, कहीं पे ट्रैक्टर स्टंट करते हुए अक्सर वीडियो तस्वीरें सामने आती हैं और यहां पे भी इसी तरह का मामला। तो ट्रैक्टर स्टंट हादसे में चालक की मौत हो गई। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है। अतुल इस पे ज्यादा जानकारी मेरठ से हमारे संवाददाता देंगे। अतुल, कैसे यहाँ पे ट्रैक्टर स्टंट, यहाँ पे स्टंटबाजी कैसे हो रही थी? बहुत से लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, आसपास खड़े हैं। क्या प्रशासन की देखरेख में सब हो रहा था, जो कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है? मेरठ के थाना कितौड़ क्षेत्र के कायस्थ बड्डा का मामला है, जहां पर एक आइसर कंपनी नाम की ट्रैक्टर की कंपनी यहां पर डेमो दिखा रही थी। प्रचार के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। स्टंट करके यहां पर दिखाया जा रहा था, जिसमें जो ट्रैक्टर चालक है उसकी मौत हुई है। परिवार की तरफ से तहरीर दी गई है, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से स्टंट करते हुए लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, उसी तरह से अगर मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैक्टरों का स्टंट कराया जा रहा है। जो ट्रैक्टर है, कंपनी अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए किस तरह से ट्रैक्टर पर स्टंट कराती है और स्टंट के वक्त जो ड्राइवर है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच जाता। मुजफ्फरनगर का ड्राइवर है, मेरठ के कायस्थ बड्डा में एक ट्रैक्टर अपना कंपनी का डेमो दिखा रही थी, जिसमें यहाँ पर ये जो प्रचार प्रसार के दौरान ये बड़ा हादसा मिला है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्या कंपनी ने किसी अधिकारी के द्वारा परमिशन ली थी या फिर बगैर परमिशन के गांव क्षेत्र के देश में लिहाज क्षेत्र में जिस तरह से ये मामला देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी इस वक्त सतर्क नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। और अगली खबर आगरा से है, जहां वंदे भारत ट्रेन फिर पत्थरबाजी का शिकार हुई है। ट्रेन की खिड़कियों के 30 शीशे
टूटे मिले हैं। शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी कर नुकसान पहुंचाया है। निजामुद्दीन से आगरा के बीच पत्थरबाजी की आशंका है। भोपाल मंडल की मेंटेनेंस टीम ने आशंका जताई है कि 67 दिन में अब तक 30 विंडो के कांच क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी और रेलवे ने पत्थरबाजी की घटना को लेकर गंभीरता दिखाई है। तो वंदे भारत ट्रेन पे पत्थरबाजी की घटनाएं, शरारती तत्वों ने ऐसा किया। ट्रेन पे कोई भी पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं आई है, ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। तो ये क्या ये सिर्फ ह्यूमर है, अफवाह है और इसके अलावा कुछ नहीं है? ऐसी कोई जानकारी पत्थरबाजी की हमारे डिवीजन में नहीं है। अगर किसी और डिवीजन में ऐसी घटना हुई होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वंदे भारत ट्रेन की खिड़कियों के करीब 30 शीशे टूटे बताए जा रहे हैं और इससे पहले भी कई बार इस तरह की शरारतें हुई हैं जहां शरारती तत्वों ने ऐसा किया है। निजामुद्दीन से आगरा के बीच पत्थरबाजी की आशंका है। भोपाल मंडल की मेंटेनेंस टीम ने इस तरह की आशंका जताई है और 67 दिन में अब तक 30 विंडो के कांच क्षतिग्रस्त हुए हैं, शीशे टूटे हैं। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी इस ट्रेन को। कृष्णा त्यागी इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। कृष्णा, बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ पत्थर बरसाए गए, शरारती तत्वों ने इस ट्रेन पे ऐसा किया, कई खिड़कियां जो हैं वो टूटी हुई मिली। बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, वंदे भारत ट्रेन को पत्थरबाजों से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां 30 खिड़की टूटी हुई मिली है, खिड़की के 14 कांच के टूटे, जो कांच के जो वो थे शीशे वो टूटे हुए मिले हैं। लगातार देखा जा रहा है जहां 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और वो 160 किलोमीटर की स्पीड से जो ट्रेन चलती है उसको लेकर जो लोगों को लेकर जो खुशी का माहौल था, उत्साह था, उसको लेकर देखा जा रहा था कि काफी अच्छा रहेगा और यात्री बहुत सरलता से इसे आसानी से इसका सफर कर सके। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है 67 दिन में 30 विंडो के कांच जो वो है शीशे उसके क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें जो ट्रेन का रखरखाव करने वाले भोपाल के रेल मंडल के CWS का स्टाफ था जो बता रहा है जो 16 विंडो के टूटे कांच को उन्होंने मरम्मत भी करा दिया, लेकिन पत्थरबाजों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमने जो तस्वीर वापस देखी तो निश्चित तौर से वहां पर कांच के जो शीशे टूटे हुए वो उनकी स्थिति बयां कर रही थी कि लगातार पत्थरबाजों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव से बातचीत की तो उन्होंने का कहना था कि जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लगातार हमने पूरे यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कई पत्थरबाज ऐसे हैं जो वहाँ पर पत्थरबाजी करते हैं और निश्चित तौर से इससे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। बिल्कुल ये बेहद चिंताजनक बात है कि कैसे वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। और लखनऊ से अगली खबर है जहां दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला है और 3 बाघों की मौत मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए हैं और सीएम योगी ने वन मंत्री ACS 1 से रिपोर्ट मांगी है। दुधवा नेशनल पार्क जाके जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द पेश करने को कहा है। तो दुधवा नेशनल पार्क जाके जांच करने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द पेश करने को कहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।